तो आज जो है एमडी कैट और ई कैट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जो कि है हमारे पास ऑक्सीलेशन। देखो, अगर आपने ज़िंदगी में इसे कभी पढ़ा भी नहीं है ना, लेकिन अगर आज की वीडियो देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीलेशन क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा जो है मैं आपको डिटेल में लेके जाऊँगा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा, जिससे ये चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा। देखो, अब टॉपिक क्या क्या हैं वो बराबर में चल रहे हैं, उसे आप देख लो एक बार, ताकि आपको पता हो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगर आप चाह रहे हो ना इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हो, सीखने के लिए मिले, तो जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ना बोर्ड पर, उसे अपने पास कॉपी में नोट डाउन कर लो और उसको जो है अपनी नोटबुक के अंदर संभाल के रखो, ताकि जब आपका फाइनल टेस्ट आ जाए ना तो आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। जस्ट आप जो है अपनी रजिस्टर से लेक्चर को देखो और रिवाइज हो जाए और आपको 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर समझ में आ जाए दोबारा से। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बता दूँ कि भाई अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहो तो हो सकते हो। उसकी फ़ीस है 4,500 रुपये पूरे साल के लिए। ठीक है, ग्रुप के अंदर आपको MCQs बुक्स मिलेंगी तमाम सब्जेक्ट की, आपको डेली टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी कैसी है आप चेक कर सकते हो। आपको रिज़ल्ट ग्रुप में आएगा, आपको आपका इंडिविजुअल रिज़ल्ट मिलेगा, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। 4,500 रुपये पूरे साल की फ़ीस है, जस्ट एक बार देनी है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। ऑक्सीलेशन। देखो भाई, ऑक्सीलेशन क्या होता है, बहुत सिंपल टर्म है। ऑक्सीलेशन में आपके पास एक बॉडी होती है जो कि मीन पोजीशन पर होती है, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर होती है। फॉर एग्जांपल समझो मैं जो है वो ऑक्सीलेशन परफॉर्म करूँगा अभी। ठीक है, तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? मीन पोजीशन पर, जहाँ पर ये मेरी ओरिजिनल पोजीशन है मीन। अब मैं क्या हुआ, मैं आया एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर मैं गया नेगेटिव वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर, दोबारा मैं आ गया अपनी मीन पोजीशन पर। तो ये होती है ऑक्सीलेशन, यानी टू एंड फोर्थ या बैक एंड फोर्थ मोशन करना। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ होगा बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मोशन करना, ये ऑक्सीलेशन है। लेकिन अभी आपको ऑक्सीलेशन समझ नहीं आई है, अभी आपने पूरी बात सुननी है। इस ग्राफ को समझ लिया ना, यकीन मानो पूरा चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा। सही है, तो ऑक्सीलेशन में क्या हो रहा होता है, बॉडी जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही होती है। इसकी सबसे अच्छी और आसान एग्जाम्पल है मास स्प्रिंग सिस्टम। इसके अंदर आपके पास ऑक्सीलेशन हो रही होगी। अब ज़रा आओ मैं दिखाता हूँ, और वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन में डिफरेंस भी देखेंगे। सही है, सबसे पहले तो ये आपका मास स्प्रिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ मास स्प्रिंग सिस्टम। अब देखो नाम से वाजे है, मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होगा कि उसके पास एक मास होगा m और यहाँ पर होगा एक स्प्रिंग। सही है, तो इसीलिए इसे मास स्प्रिंग सिस्टम कह रहे हैं। अब हो क्या रहा है ये समझो, फिर ग्राफ समझ में आ गया, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कॉन्सेप्ट का फील होगा। देखो अभी आपका मास मौजूद है कहाँ पर, मीन पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। ठीक है, ये सारे नाम इसी के हैं, आपको मुख्तलिफ मिलेगा कहने में, मुख्तलिफ लफ्ज़ों में इसको बुलाएंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, मीन पोजीशन, जो कि आपकी बुक में भी इस्तेमाल हो रही है, मीन पोजीशन। ठीक है, या इसे आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन, लिख लो मेरे साथ, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या ये ओरिजिनल पोजीशन भी है। ओरिजिनल पोजीशन नहीं लिख रहा, लेकिन जस्ट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन ये आपको बहुत ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में। अच्छा, अब देखो अभी यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है या एम्पलीट्यूड क्या है, ज़ीरो है। अब डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का डिफरेंस समझो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, देखो भाई जब आप अपने स्प्रिंग को मैक्सिमम पोजीशन तक खींच दोगे तो ये होगा आपका एम्पलीट्यूड। क्या होगा, देखो मैं मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता था, इधर तक जा सकता था, तो ये क्या हो गया, मेरा एम्पलीट्यूड हो गया। मगर अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तो मैं इसे एम्पलीट्यूड नहीं कह सकता। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो अब ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं अपने मैक्सिमम पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ तो ये एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम पॉइंट से पहले खड़ा हुआ हूँ, मैक्सिमम पॉइंट पर नहीं हूँ, उससे थोड़ा पहले हूँ, वो कहीं भी हो, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान कहीं भी हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। चलो समझ में आई बात। तो अगर मैं अपने आ जाऊँ मैक्सिमम पॉइंट पर, तो मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस होगा आपके पास एम्पलीट्यूड। अब ज़रा इसको मैं लिख देता हूँ फिर, ताकि और अच्छी समझ में आ जाए बात। ये आपकी है, यहाँ पर है आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन।
एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है। एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन है जहां पर आप मैक्सिमम जा सकते हो, जहां तक आप मैक्सिमम जा सकते हो। तो अगर यहां पर जो आपका डिस्टेंस होगा ना वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, एम्पलीट्यूड, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया। अच्छा, अगर यहाँ से पहले हो, मतलब एम्पलीट्यूड से पहले तक का डिस्टेंस आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। छोटा करके लिख रहा हूँ लेकिन आप अपने पास पूरा लिख लीजिएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यानी मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस आपके पास कहलाएगा एम्पलीट्यूड, सही है। ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड और उससे पहले तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो होता क्या है, अब आपके पास ये होता है कि बॉडी आपके पास यहाँ पर है मीन पोजीशन पर। एक साइकिल का जो है ना कॉन्सेप्ट समझो कि एक साइकिल कब होगा, 1 साइकिल, ये 1 साइकिल, क्योंकि यही बच्चे जो है ना वो फंसते हैं क्योंकि ग्राफ फिर समझ नहीं आता। 1 साइकिल कब होगा कंप्लीट, ये देखो आप कहाँ थे, मीन पोजीशन पर थे। मीन से आपने अपना जो वो था, आपका जो मास था, आपने उस पर फोर्स अप्लाई की। फोर्स कौन सी होगी, फोर्स हमें मिलेगी हुक लॉ से, -kx, हुक लॉ से फोर्स मिलेगी। यानी कितनी फोर्स आपने लगाई वो अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, -kx, जो कि आगे पढ़ेंगे हम। तो आपने क्या किया, आपने इस मास स्प्रिंग सिस्टम पे फोर्स लगाई। फोर्स लगाने की वजह से वो आगे की तरफ आ गया और यहाँ पर आकर मैक्सिमम आ गया। तो ये आपका है एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ से आपने इसको रिलीज़ किया। जब आप इसको यहाँ से रिलीज़ करोगे तो यानी ये उस तरफ तो नहीं जाएगा ना, अब ये फोर्स इस तरफ आ जाएगी और ये वाली फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है। आपने लगाई थी अप्लाइड फोर्स, लेकिन जिस फोर्स की वजह से वो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है ये होती है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग, एक मिनट स्पेलिंग से कर लेते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स तक आपको समझ में आ गया। अब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो आपका मास स्प्रिंग सिस्टम है वो वापस कहाँ पर आएगा, मीन पोजीशन पर आएगा। अब मीन पोजीशन पर आके ये रुकेगा नहीं, इसके पास जो है यहाँ पर इतनी एनर्जी है कि ये वापस जो है आपके पास आगे की तरफ ही आएगा। तो ये मज़ीद रीस्टोरिंग मीन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आ रहा है। अब ये वाली जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, इसे x0 कहेंगे। देखो ये वाली जो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन थी ये पॉजिटिव वाली थी, अब ये वाली इस तरफ वाली जो है वो नेगेटिव वाली है, सही। अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा, अब ये कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने के बाद एक और फोर्स इस पे लगेगी जो कि रीस्टोरिंग होगी, दोबारा ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये क्या हुआ, फर्स्ट साइकिल हो गया, 1 साइकिल हो गया, ठीक है। 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। कैसे हुआ, देखो पहले ये गया फोर्थ, यानी आगे गया, आगे हमने फोर्स लगा के भेजा, फिर ये आया बैक, मीन पोजीशन पर आया, फिर ये और पीछे की तरफ गया। आप अगर स्प्रिंग मास सिस्टम का मोशन होते हुए देखो तो ये आपको चीज़ नज़र आएगी। फिर ये दोबारा जो है अपनी पोजीशन पर आ गया। तो ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इसको अब मैं ज़रा यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मीन पोजीशन पर हूँ, मुझे किसी ने धक्का दिया, स्प्रिंग लगा हुआ है मेरे साथ, तो तसव्वुर करो। तो मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। अब मेरे अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आ गई जो मुझे दोबारा मीन पोजीशन पर लाएगी, लेकिन मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, उस फोर्स की वजह से मैं यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी नहीं रुकूंगा क्योंकि कंप्रेस हो गया स्प्रिंग, तो अब मैं दोबारा यहाँ आ जाऊँगा, ठीक है। अब इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, सही है। तो इसको यहाँ पे देख लो, ये हो गई आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गई आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पहले आप अपने मीन पोजीशन से गए, पहले आप अपने गए मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, तो जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो x0 था। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मैंने x0 ले गए। फिर आप दोबारा जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पर आए, फिर मीन पोजीशन से आप नेगेटिव की तरफ चले गए। तो अब जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो एम्पलीट्यूड है, लेकिन नेगेटिव में एम्पलीट्यूड है, सही। देखो ये पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड हो गया क्योंकि आप इस तरफ थे, फिर कंप्रेस हुआ तो नेगेटिव में एम्पलीट्यूड हो गया। चलो ये बात समझ में आ गई। अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ से अब आपको बात क्लियर होगी। देखो भाई,
ये है आपके पास एक्स एक्सिस जिस पर रखा गया है टाइम, टाइम को प्लेस किया गया है, और ये है वाई एक्सिस जिस पे रखा गया है डिस्प्लेसमेंट को। जब आपकी बॉडी यहाँ पर आएगी तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, इसीलिए इसे एम्पलीट्यूड कहा जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बॉडी आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर। बॉडी अभी आपकी कहाँ पर है, जहाँ पर x की वैल्यू 0 है। देखो y एक्सिस पे ना x की वैल्यू है, ठीक है, और ये पॉइंट x0 है। इसको याद रखना, ये वाला जो पॉइंट है ना, y मैं ऊपर बना देता हूँ, ये x0 है, ये वाला पॉइंट। अभी आप कहाँ पर हो, पहले पॉइंट्स बनाना फिर उन पॉइंट्स को मिला लेना। अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप जो है वो 0, टाइम भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, यानी अभी आप यहाँ पर हो। जहाँ पर दोनों लाइनें मिल रही होंगी वहाँ पर आपको पता है ना 0 होती है क्वांटिटी। अच्छा, अभी आप यहाँ पर, फिर आपने क्या किया, आपने आगे की तरफ खींचा, फोर्स लगाई, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पॉजिटिव में, ठीक है, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में। अच्छा, अब यहाँ पर आ गए आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से वापस आप कहाँ जाओगे, दोबारा मीन पोजीशन पर। तो यहाँ पर आ गए आप, यहाँ से आप आ गए दोबारा मीन पोजीशन पर, ठीक है, यहाँ पर आ गए आप, मीन पोजीशन पर आ गए। अच्छा, मीन पोजीशन से आप कहाँ गए, नेगेटिव में गए। कहाँ पर, x0 तक, ये है x0 आपका नेगेटिव में, ठीक है, तो यहाँ थे। अब आप यहाँ पर आ गए हो, टाइम आपका हो गया है 2 सेकंड मैंने टाइम लिया है, टोटल टाइम मैंने 2 सेकंड लिया है। जब आपके पास 0.5 सेकंड, यानी जो टोटल टाइम का आपके पास 0.5 सेकंड था या t/2, तो उस वक्त आप थे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, यहाँ पर। जब आपके पास टाइम हुआ 1 सेकंड तो आप यहाँ पर आ गए मीन पोजीशन पर। जब आपके पास टाइम 75% हुआ या 0.75 सेकंड हुआ या फिर आपके पास 1.5 सेकंड हुआ तो आप यहाँ पर आ गए। फिर जब आपके पास 2 सेकंड कंप्लीट हो गए आप दोबारा यहाँ आ गए। देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव x0 हो गया था ना, ये आ गया। फिर आप दोबारा यहाँ पर आ गए, x की वैल्यू दोबारा 0 हो गई, ठीक है, x की वैल्यू दोबारा यहाँ 0 हो गई। अब इसको मिला लो, तो ये पहले आप यहाँ पे थे, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आए, उसके बाद आप यहाँ पर आए, उसके बाद आप यहाँ पर आए। इस तरह का ग्राफ बनेगा, समझ में आई? अब ये थोड़ा सा ना इस तरफ ये ग्राफ में प्रॉब्लम आई है, ये कर्व बनेगा, वो नहीं बनेगी आपके पास, ठीक है, इस तरह नहीं बनेगा, कर्व बनेगा। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। ग्राफ समझ में आ गया, समझ लो आपको पूरा चैप्टर समझ में आना शुरू हो गया है। ग्राफ नहीं समझ में आ रहा, चैप्टर समझ नहीं आएगा। फिर बता दूं, जब x की वैल्यू आपके पास 0 थी आप यहाँ पर थे, यहाँ टाइम भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। फिर आपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। फिर आप वापस कहाँ पर आए, मीन पोजीशन पर। उस वक्त तक टाइम हो गया था t, ठीक है। फिर आप दोबारा यहाँ पर आए, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तक। फिर आप कंप्रेस हुआ था तो दोबारा वो अपनी मीन पोजीशन पर गया, आप यहाँ पर आ गए। इसी तरह ये चलता रहेगा। अच्छा, याद रखना अभी जो हम ऑक्सीलेशन ले रहे हैं ना वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक से क्या मुराद है, दो मतलब होते हैं पीरियोडिक के। एक तो ये सिंपल कि भाई सेम टाइम इंटरवल में चीज़ अपने आप को रिपीट करती रहेगी। फॉर एग्जांपल 2 सेकंड लगे ना, 2 सेकंड लगे एक वेव बनने में, अगले 2 सेकंड बाद यानी 4 सेकंड बाद आपको दोबारा यही पैटर्न देखने को मिलेगा। ये गारंटी है, क्योंकि ये फिज़िक्स है, ये मैथ है। पीरियोडिक है, इसका मतलब ये है कि टाइम इंटरवल सेम है, हर 2 सेकंड बाद एक वेव आएगी, हर दो सेकंड बाद। तो सेम इसी तरह की वेव आपको कब देखने के लिए मिलेगी दोबारा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक वेव बन रही है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ्ट, ये एक वेव बन गई आपके पास। तो अगले 2 सेकंड बाद दोबारा यही वेव आपको देखने के लिए मिलेगी, जब टाइम 4 सेकंड हो जाएगा। 2 सेकंड और दोबारा 2 सेकंड और ऐड करा, 4 सेकंड। अच्छा, अगले दोबारा 2 सेकंड बाद आपको सेम वेव देखने के लिए मिलेगी, यानी मोशन पीरियोडिक है। पहली बात, पीरियोडिक बन क्यों रहा है, इधर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, नो फ्रिक्शन फोर्स, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है जिसे हम डैम्पिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ना कोई डैम्पिंग है ना कोई फ्रिक्शन फोर्स है, जब ही ऐसा हो रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स होती, डैम्पिंग होती तो ऐसा नहीं होता, फिर आपको जो है वो पैटर्न दूसरा देखने के लिए मिलता। पैटर्न फिर ये जो है ना,
ये गिरता रहता, ऐसा हो जाता पैटर्न, ऐसा हो जाता, ऐसा, ठीक है। ये कब होगा? जब डैम्पिंग है। डैम्पिंग नहीं है तो इसी तरह का देखने के लिए मिलेगा, और ये सिंपलेस्ट वे है स्टडी करने का, लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो इस चीज़ को लिख लो ताकि समझ में आ जाए। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड पीरियोडिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देख लेते हैं वाइब्रेशन क्या है, क्योंकि अक्सर ना बच्चे वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन को सेम समझ रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल सेम नहीं है, इनमें फ़र्क है। अच्छा, अभी तो देखो 2 सेकंड में हुआ ना ये काम, लेकिन अगर कोई गिटार बजा रहा है तो क्या गिटार बजाने में भी आपको पता है, आपका जो स्ट्रिंग होता है जब गिटार बजाई जाती है, समझो ये गिटार की तार है, जब गिटार की तार को बजाया जाता है तो गिटार की तार पहले यहाँ आती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ आती है, और इसी तरह से ऊपर नीचे मूव करती रहती है ना। ये इसी तरह से ऊपर नीचे गिटार की तार मूव करती रहती है। जैसे देखो ये गिटार की तार है, मैंने इसे बजाया, तो जब मैं इसे नीचे धक्का दूंगा ये ऊपर आएगी, नीचे आएगी, यूं यूं करती रहेगी। तो ये भी तो बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, अप डाउन में हो रहा है, लेकिन बैक एंड फोर्थ ही तो है, ऊपर नीचे आगे पीछे होना। तो ये भी तो ऑक्सीलेशन है, लेकिन ये वाइब्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज़ी में हो रहा है, बहुत तेज़ी में हो रहा है। अगर आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है कि आपके पास बहुत कम सेकंड हो रहे हो, ठीक है, आधे सेकंड में ये काम हो रहा हो या उससे भी कम सेकंड में, तो ये बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। यहाँ 2 सेकंड लगे, लेकिन गिटार में देखोगे ना तो बहुत कम टाइम लग रहा होगा। तो वो मोशन, मतलब वो ऑक्सीलेशन या वो वाइब्रेशन जो रैपिडली हो रही होती है ना, यानी वो बैक एंड फोर्थ मोशन जो रैपिड हो रहा होता है, बहुत तेज़ी में हो रहा होता है, टाइम बहुत कम लग रहा होता है, तो उसे फिर हम वाइब्रेशन कह रहे होते हैं। अच्छा, याद रखना जितनी भी वाइब्रेशन होती है ना वो ऑक्सीलेशन ही होती हैं। देखो ऑक्सीलेशन ही हैं, तमाम वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा होगा। मगर तमाम ऑक्सीलेशन जो है वो वाइब्रेशन नहीं होती, बट ऑल ऑक्सीलेशन आर नॉट वाइब्रेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, ऐसा हो क्यों रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गिटार की जो स्ट्रिंग है वो भी आपके पास क्या ऑक्सीलेशन कर रही है, सिंपल पेंडुलम भी ऑक्सीलेशन कर रहा है। मगर मैं सिंपल पेंडुलम को ऑक्सीलेशन कह रहा हूँ, गिटार की जो स्ट्रिंग है उसको वाइब्रेशन कह रहा हूँ। आखिर ऐसा तजाद क्यों है? उसकी वजह यह है कि जो गिटार की स्ट्रिंग है ना वो बहुत तेज़ी में कर रही है ऑक्सीलेशन, तो इसीलिए मैंने उसे वाइब्रेशन कह दिया। मगर जो सिंपल पेंडुलम है ना वो बहुत हल्के हल्के कर रहा है, देखो ऐसे इतना हल्के हल्के कर रहा होता है, टू टू टू, आप आते जाते देख रहे होते हो उसे। हाँ, अगर वो भी यूं यूं करना शुरू हो जाए इतना तेज़ी में, जो कि होगा नहीं इतना तेज़ी में, तो इसीलिए वो जो सिंपल पेंडुलम है उसमें हल्के हल्के हो रहा होता है मोशन, तो इसलिए हम वाइब्रेशन नहीं कहेंगे इसे हम कहेंगे ऑक्सीलेशन। लेकिन गिटार में ये बहुत तेज़ हो रहा होता है, तो इसीलिए हम इसे वाइब्रेशन कहेंगे। चलो, समझ में आ गया। अब अगर इसको आपने अपने पास लिख लिया और ये समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है क्लियर। अब पढ़ते हैं इसके मज़ीद डेप्थ में जाकर और टॉपिक्स को। वेव इक्वेशन देखते हैं, उससे बात और अच्छी समझ आएगी। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको मज़ीद डेप्थ में लेके जाता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की दुनिया में। अच्छा चलो, सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? देखो अभी आपने जो है ना वो पढ़ा, क्या कहते हैं, ऑक्सीलेशन, तो वो समझ लिया है ना, तो ये खुद ही समझ में आ गया। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टाइप है ऑक्सीलेशन की, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ऑक्सीलेशन ही हो रही होगी, मगर कुछ कंडीशंस होंगी जो कि आपको नज़र आएंगी, तो फिर आप समझ जाओगे कि ये जो ऑक्सीलेशन है ना ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। देखो, सबसे पहले अपने दिमाग को ना फ्रेश करो और मेरी बात सुनो। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑक्सीलेशन ही हो रही होगी इसमें भी, सही है, मगर कुछ ख़ास चीज़ें हो रही होंगी जिससे आप बोलोगे कि ये जो ऑक्सीलेशन है ना ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आ जाओ, अब वो क्या खसूसियत हैं या वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले पढ़ दो, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन। तो ये बात बस याद रखना, ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगी। रीस्टोरिंग फोर्स, देखो कोई ऐसी ऑक्सीलेशन हो रही होगी जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगी। अब ज़रा यहाँ आओ, इसको आप पूरी डिटेल में पीछे समझ चुके हो ना, तो उस डायग्राम को अपने दिमाग में रखना। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है, तो मैं मीन पोजीशन के लिए लिख रहा हूँ MP, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है वो इस मास को आगे की तरफ खींचा, तो ये क्या हो गया, अब एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, जिसे मैंने लिख दिया XP। तो देखो जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे और आप महसूस करोगे कि एक रीस्टोरिंग फोर्स आ गई है।
यानी एक ऐसी फोर्स आ गई है जो कि इस मास को दोबारा अपनी पोजीशन पे ले जा रही है, दोबारा क्या कर रही है, अपनी पोजीशन पे ले जा रही है। यानी एक कंडीशन पूरी हो गई कि इसमें रीस्टोरिंग फोर्स है। तो यानी हो सकता है कि ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मगर अभी सिर्फ एक ही कंडीशन हुई है, अभी और भी कंडीशन है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब आप इसको छोड़ोगे तो ये क्या होगा, यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, यानी नेगेटिव में एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव का एक्सट्रीम पोजीशन x0 और ये नेगेटिव का एक्सट्रीम पोजीशन। सही है। अच्छा, अब और कंडीशनें देखते हैं। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक कंडीशन मैंने आपको समझा दी कि जब आपने देखो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर किया था, इस डायरेक्शन में कवर किया था ना, और आपकी रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ आई, दूसरी डायरेक्शन में आई ना। तो यानी क्या हुआ कि आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। एक कंडीशन हो गई, यानी हो सकता है कि ये ऑक्सिलेशन सिंपल हार्मोनिक हो, मगर और कंडीशनें भी हैं। अच्छा देखो ये मैंने लिख दिया, सही है। रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख लो, सही है। अच्छा, द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। अब इनर्शिया आप पढ़ चुके हो, इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया एक ऐसी आपके पास बॉडी की खसूसियत है जो कि कोशिश करती है कि अगर मैं रुका हुआ हूँ तो रुका रहूँ, या अगर मोशन कर रहा हूँ तो मोशन करता रहूँ। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे कि जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो मीन पोजीशन पर आने के बाद बॉडी को रोकती तो नहीं है, बल्कि आगे जाने देती है। यानी इसका मतलब है इधर इनर्शिया भी आता है। होना तो ये चाहिए था ना कि भाई आप मीन पोजीशन पर आके रुक जाते, क्योंकि मीन पोजीशन पे से तो आपने काम शुरू किया था, मगर आप मीन पोजीशन पे आकर रुकते नहीं हो, आप एक्सट्रीम पोजीशन में नेगेटिव में आ जाते हो। तो यानी इनर्शिया की वजह से ऐसा हो रहा होता है। सही है, तो ये बात समझ में आ गई। अब ये बात भी यहाँ पर हो रही है कि भाई देखो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बॉडी को यहाँ रोकती नहीं है, बल्कि आगे की तरफ ले आती है। चलो, दो बातें तो पूरी हो गई, अब और बातें भी देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन आइदर साइड शुड बी स्मॉल। अब देखो मैंने छोटा छोटा डिस्टेंस कवर किया है ना दोनों तरफ, बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस तो कवर नहीं किया ना। आप अगर इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये मिलीमीटर, इसी सेंटीमीटर में मिलने होता है। तो यानी दूसरी बात भी पूरी हो गई, यानी हो सकता है ये जो ऑक्सिलेशन हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये वाली है, ठीक है। चौथी बात, पांचवी बात है। अच्छा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो वो फोर्स मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, हुक लॉ की मदद से, ठीक है। जो मैंने इस पर फोर्स लगाई थी वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, हुक लॉ की मदद से। यहाँ पे जो मैंने नेगेटिव लगाया था ना वो इस वजह से लगाया था। अब मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, ये सुनो। स्प्रिंग है तो क्या होगा, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट पे हम आगे बात करेंगे, अभी इसमें डेप्थ पे नहीं जा रहे क्योंकि ये खुद अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। स्प्रिंग कांस्टेंट हम जब हमने इसके लेक्चर लिए थे तो उस वक्त हमने पढ़ा था। तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इसके अंदर, है ना, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट है तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मुझे कांस्टेंट मिलेगी, वो मैं डालूंगा, जितना मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डालूंगा, फोर्स आ जाएगी। यानी इसके ऊपर मैं हुक लॉ लगा सकता हूँ और जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी ये वाला पॉइंट भी एप्लीकेबल है। अभी आखिरी पॉइंट बिल्कुल वाज़ेह कर देगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज नेगेटिव टू डिस्प्लेसमेंट। होता क्या है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में थी, उस डायरेक्शन में थी, मगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। सुनो ज़रा बात सुनो, समझो ज़रा होता क्या है। आप बॉडी को यूं खींचे जा रहे हो, है ना, लेकिन आप महसूस कर रहे हो यार मैं बॉडी को खींच तो रहा हूँ, मगर एक फोर्स है जो बॉडी को उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देने की कोशिश कर रही है। देखो मैंने यूं पकड़ा, यूं खींचा, लेकिन मैं खुद अपने हाथ से महसूस करूंगा कि यार कोई फोर्स है जो उस डायरेक्शन में खींच रही है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में मिल रही है। इसका मतलब है कि ये आपके पास इस कंडीशन को पूरा कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मगर ऐसे बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा, ज़्यादातर ऐसे मिलेगा कि आप डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कवर कर रहे होगे, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ रही होगी, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ रही होगी। तो यानी ये सारे पॉइंट पूरे हो गए, यानी ये जो ऑक्सिलेशन हुई है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिसे बहुत बार ना जस्ट SHM में लिख के बता दिया जाता है। तो देखा मैंने आपको पूरे के पूरे पॉइंट बताए और कैसे बताया कि ये ऑक्सिलेशन थी। सही है, बात समझ आ गई माशाल्लाह से।
चलो मज़ीद आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का चक्कर है। चाय कॉफ़ी में डिफरेंस कर सकते हो ना, पीकर देखकर बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकल भी हो सकता है, आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल ये होगा जस्ट सरफेस पे रखा हुआ है। अभी देखो मैं एक तरह से परपेंडिकुलर हूँ ना, सरफेस के मैं परपेंडिकुलर हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सरफेस वहाँ पर हो, ज़मीन वहाँ पर हो और मैं खड़ा वहीं हूँ, पैरेलल हूँ। नहीं, आपको ये बात तो गारंटी है कि ज़मीन मेरे पाँव के नीचे होगी, तो यानी मैं वर्टिकल हूँ अपने सरफेस के। लेकिन यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल है और स्प्रिंग सिस्टम भी ऐसे ही रखा हुआ है। वर्टिकल क्या होगा? ऐसे रखा हुआ हो, ऐसे लटका हुआ हो, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल क्या है कि आपने सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल। और ये सबसे आसान केस है हमारे पास ना मास स्प्रिंग सिस्टम का। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होगा ना वो फ्रिक्शन लेस होगा। फ्रिक्शन लेस यानी कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। फ्रिक्शन क्या है? ज़ीरो। अब देखो मैं यूँ घिसता हुआ हूँ, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो मुझे रोक रही है। वो क्या है? फ्रिक्शन है। मगर अब फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो मैं यूँ आऊँगा और यूँ जा रहा हूँगा। क्यों जा रहा हूँगा? क्योंकि मुझे कोई रोक ही नहीं पाएगा, सरफेस रोक ही नहीं पाएगी, तो मैं आगे ही निकलता हुआ चला जाऊँगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर ना फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होगी तो आपका मोशन रुक जाएगा थोड़े टाइम बाद जाकर, लेकिन यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर आपने एक बार मोशन शुरू कराया वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। सही है, फ्रिक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई? लिखा हुआ भी है, पढ़ लो। इन दिस सिस्टम स्प्रिंग एंड मास इज प्लेस ऑन फ्रिक्शनल लेस। अब मैं असल में ना फ्रिक्शन लेस को ना फ्रिक्शन लेस पढ़ जाता हूँ, तो अगर ये गलती आप डिटेक्ट कर रहे हो तो भाई इसके लिए माजरत है। फ्रिक्शन लेस होता है, मैं फ्रिक्शन लेस पढ़ता हूँ, इसे एन लगा के पढ़ रहा होता हूँ। इधर एन लगा देता हूँ सी की जगह। चलो अच्छा, अब पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर असल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पीछे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले जो ग्राफ बना के दिखाया था वही चीज़ है, मगर थोड़ा सा उसको लिंक करने की कोशिश करना, वही बात है। अच्छा, पहले क्या हुआ था, ये मेरा एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर अभी हम दूसरी क्वांटिटीज़ को प्लेस करेंगे, जैसे टाइम प्लेस किया था या एंगल प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट रखेंगे। ग्राफ बहुत अच्छी तरह बना लेना। होता क्या है, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, एक्स एक्सिस पे अभी हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, इधर रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं अपनी बॉडी को। सही है, यहाँ रख लेते हैं, हमारी बॉडी यहाँ पर मौजूद है। सही। अब जब हमने अपनी बॉडी को छोड़ा तो वो यहाँ पर आ जाएगी। नहीं समझ में आ रही बात? ज़रा मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी ना बुक में भी इसकी डायग्राम जो है ना वो ड्रॉ हुई हुई है, तो उससे भी आप समझ सकते हो। देखो होता क्या है, ये आपके पास समझ लो डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो। यहाँ पर आपके पास क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, ये जो एक्सेसिस बनाता है ना ये वही है। अभी आप यहाँ पर थे, मेन पोजीशन पे थे, सही है, आपने इसको खींचा, आप यहाँ पर आ गए। अब आप देखोगे कि आप यूं मोशन कर रहे हो, इस तरह से मोशन कर रहे हो, यानी आप हॉरिजॉन्टल मतलब बैक फोर्थ मोशन कर रहे हो। लेकिन आपकी एक जो है ना वेव बन रही है, आपके पास एक वेव बन रही है, जैसे पीछे हमारे पास वेव बनी थी, इस तरह से करके वेव बनी थी ना, वेव। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो इतना डिस्टेंस था ना, इतना डिस्टेंस हमने उसको उठा के वाई एक्सिस पर रख दिया। सही है, वाई एक्सिस पर रख दिया। अब इसी तरह से आप नेगेटिव में भी जाओगे, ठीक है, फिर आप पॉजिटिव में आओगे, फिर आप नेगेटिव में जाओगे। इस तरह से आपके पास एक सर्कल नुमा चीज़ बन जाएगी। सही है, यहाँ तक आपका x नॉट हो गया, यहाँ पर आपका -x नॉट हो गया। सही है, इस तरह से आपके पास बन गई। अब इसको ना देखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? अगर मैं यूँ गोल गोल घूमूंगा ना, अभी ज़रा देखो, मैं यूँ गोल गोल घूम रहा हूँ, ज़रा मेरे पेन को देखो और इसकी शेडो को देखो ज़रा। मैं यूँ गोल गोल घूम रहा हूँ, लेकिन शेडो गोल गोल नहीं घूम रही। शेडो क्या कर रही है? आगे पीछे। देखो शेडो अभी कहाँ पर है? मिड में है। सही है, मैं आपकी तरफ आ गया हूँ पेन लेके, लेकिन अभी शेडो किस तरफ है? मिड में ही है। यूँ देखो, तो शेडो जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, लेकिन ये जो पेन है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ भी बिल्कुल कुछ इसी तरह की बात हो रही है। अगर आप शेडो को देखोगे ना, शेडो को अगर मैं देखूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई
सर्कल में कोई चीज़ घूम रही है, अगर मैं उस पर शेडो डालूंगा ना, ये ग्राफ ना उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है, लेकिन अगर मैं उसकी शेडो को देखूं, जैसे फॉर एग्जांपल यूँ लाइट डालूं, यहाँ लाइट डालूं, तो शेडो उसकी ना ऐसे आगे जा रही होगी, यूँ आ रही होगी, आगे जा रही होगी, यूँ आ रही होगी। शेडो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी, पहले यूँ जाएगी, फिर यूँ आएगी, फिर यूँ आएगी, फिर वापस यूँ आ जाएगी। सही, तो शेडो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अच्छा, अब हमारा जो है ना, इधर ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया आर, ठीक है, ये हो गया हमारा आर। समझ लो कोई पॉइंट ले लिया मैंने, जो मोशन हो रहा था उस पर कोई पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, तो इधर अभी हमारे पास आर है जो कि रेडियस है, ठीक है, और रेडियस हमारे पास जब यहाँ पर होगा ना, तो वो हमारे पास एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब आपको ये बात याद नहीं आ रही होगी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी के बराबर है, ज़रा मैं बताता हूँ। ये आपने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि कितना चेंज आ रहा है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट से। तो आपके पास फिर ये क्या बराबर हो गया, टी को उधर ले जाओ, ओमेगा टी। ये बात आप पढ़ चुके हो ना। तो यहाँ पर जब भी मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखा ओमेगा टी, सही है। तो ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली अगर कहूँ ना तो यहाँ पर होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन प्रोजेक्शन कर रही होती है। बार बार कह रहा हूँ प्रोजेक्शन लिख लेना, आप वर्डिंग लिख लो। चलो मैं वर्डिंग आपको बता रहा हूँ। इफ़ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ circumference ऑफ अ सर्कल, इट्स प्रोजेक्शन परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात लिख लेना। चलो अब इसको रिमूव करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसको रिमूव करने से पहले ना एक छोटी सी क्वांटिटी मैं आपके साथ और इसमें डाल दूं कि अगर आप इस रेडियस की शेडो को नीचे गिराओगे ना, तो आपको जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। देखो ये x हो गया, मैंने ये चीज़ ले गई थी लिखना, तो इसलिए मैंने लिख दी। देखो मैंने कहा था ना कि इस पॉइंट पर आपके पास रेडियस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड के बराबर नहीं है। इधर आओगे तो बराबर आ जाएगा, लेकिन इधर बराबर नहीं है। अभी आप ऊपर की तरफ उठे हुए हो, तो आपके पास क्या हो रहा है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है प्रोजेक्शन की, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका शेडो गिरा लो, वो आपको मिल जाएगी x, ठीक है। तो चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के इस पॉइंट में मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा जो बच्चों को ना बड़ा मुश्किल करती हैं। तो थोड़े अलग तरीके से, लेकिन बड़े आसान तरीके से, और समझ में आएगी आपको बात। देखो सबसे पहले तो दोबारा से ना उसी चीज़ पर आ जाओ जो हमने पीछे पढ़ी, कि मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल को मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लगा दिए इसके, ठीक है। सर्कल में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लगा दिए। मैंने कहा कि अगर बॉडी जो है वो, मतलब सर्कल में अगर कोई आपके पास सर्कमफेरेंस पे बॉडी रखी हुई है, वो अगर सर्कल में मोशन करेगी, यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मूव करेगी, तो जो इसकी प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्शन कैसे पता चलेगी आपको, बल्ब लगा दो नज़र आएगा। जब आपके पास बॉडी यहाँ पर होगी तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। जब आपके पास बॉडी यहाँ पर आएगी तो ये आपके पास मीन पोजीशन हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ 0 होगी और यहाँ x की वैल्यू नॉट यानी मैक्सिमम। फिर आपके पास बॉडी यहाँ पर आएगी तो x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन मैक्सिमम। फिर बॉडी आपके पास यहाँ पर आएगी, प्रोजेक्शन बीच में होगी, फिर इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अब इसी की मदद से ज़रा ग्राफ बना के देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, ग्राफ जो है ना, यहाँ पर हम लेंगे 1 सेकेंड टाइम लूँगा मैं 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर मेरे पास 1 सेकेंड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 4 हिस्सों में। अब क्यों डिवाइड कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा ये हो गया, इसलिए 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पहला जब एक को मैं 4 से डिवाइड कराऊंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, 25%। करके देख लो, 1/4 तो 25%, तो जो क्या होगा t/4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद t/5, यहाँ पर 25% हो गया टाइम, t/2 है, 5 नहीं है। यहाँ पे 25% हो गया, यहाँ पे 50% हो गया, 3t/4, यहाँ पर 75% हो गया, और यहाँ पर टाइम 100% हो गया, यानी 1। यानी आपके पास 1 सेकंड था
तो यहाँ पर उस 1 सेकंड का 0.25 सेकंड हो गया, यहाँ पर 0.5 सेकंड हो गया यानी आधा सेकंड, यहाँ पर 0.75 सेकंड हो गया और यहाँ पर 1 सेकंड पूरा हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, जब आपके पास बॉडी यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या है, मतलब जब प्रोजेक्शन यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर हूँ मैं अभी, यानी मैं यहाँ पर हूँ और ये देखो एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे आपके पास है डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड। तो ये लिख लो डिस्प्लेसमेंट, पूरा ही लिख लो ताकि आपको बाद में भी याद रहे। डिस्प्लेसमेंट जिसे हम एक्स कहेंगे, यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव। सही। अब देखो यहाँ पर फंसते हो आप लोग, यहाँ पर हूँ यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखा है मैंने। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से चलकर यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और टाइम हो गया मेरे पास यहाँ पर। अभी पॉइंट बनाओ फिर बाद में उसको मिलाएंगे। सही। अच्छा, उसके बाद में क्या चला गया, मैं नेगेटिव में चला गया मैक्सिमम पर, यानी मैं यहाँ पर आ गया। एक पॉइंट ये था, एक टाइम ये था। सही। उसके बाद मैं क्या हुआ, उसके बाद मैं दोबारा मेन पोजीशन पर आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा यहाँ आ गया। सही। उसके बाद मैं मेन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, मैक्सिमम पर आ गया, यानी यहाँ से मैं यूँ चला और यूँ मैं ऊपर की तरफ चला गया। सही है, बस यही बात आपको अगर समझ में आ गई ना, सारा जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा, सारा मामला यही क्लियर होगा। अब देखो होता क्या है, पहले मैं कहाँ पर था, पहले मैं था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से किधर गया, मैं गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मेन पोजीशन पर। तो ग्राफ में ये आ गया मैं इधर। सही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है मैक्सिमम और पोजीशन क्या है मीन। ठीक है, यहाँ मीन पोजीशन आ गई। अच्छा, थोड़ा सा ना इसको कर्व नुमा बनाओ, कर्व नुमा, हाँ ऐसे ही सही। अच्छा, उसके बाद मैं क्या हुआ, मैं नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे चला गया। देखो ग्राफ में भी यही चीज़ पता चल रही है ना, नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, टाइम हो गया है आपका हाफ सेकेंड। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा ना इसको नीचे ले जाके बनाते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम को मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ ताकि ना हमारा वो सही हो जाए, ग्राफ अच्छा सा बन जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे आ गया, इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आ गया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर। अब मैं दोबारा कहाँ जा रहा हूँ, मीन पोजीशन पर। उस वक्त टाइम क्या हो रहा है 0.75 सेकेंड। फिर मैं दोबारा यहाँ पर आ गया, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। अच्छा, अब इसी चीज़ को ना आप एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी वेव इक्वेशन, जो कि आपके पास ये है। अब ये थोड़ा मुश्किल कर रही होगी आपको, अब इसको भी समझाता हूँ ज़रा मैं। देखो बात क्या है, आप इधर पर हो ना, आप इस पॉइंट पर हो ना, हो इस पॉइंट पे या नहीं हो। अब इस पॉइंट पर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, इसकी प्रोजेक्शन गिरा लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। इसकी अब वैल्यू निकाल के बताओ, कैसे बताओगे, नहीं निकाल सकते आप। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने जो है वो कितना डिस्टेंस मूव किया। लेकिन अगर आप याद करो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था थोड़ा पीछे वेक्टर में, कि हम जो है वो यहाँ पर एंगल बनाते थे, एंगल बनाते थे। ठीक है, एंगल बनाते थे ना, तो साइन और कॉस का इस्तेमाल करते थे। अब कॉस का इस्तेमाल करो ज़रा, कॉस थीटा। बेस देखो, ये ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। सही है, ये आ रहा है। अच्छा, बेस क्या है, बेस आपके पास है, देखो ये बेस है, जो कि होता है कॉस थीटा। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। अच्छा, कॉस थीटा। बेस क्या है आपके पास, एक्स है। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, ये आर है, हाइपोटेन्यूज है। ये मैक्सिमम जो है वो शो करेगा आपके पास, क्योंकि सर्कल बन रहा है ना, सर्कल में तो आपके पास आर हमेशा सेम ही रहेगा, तो इसीलिए आर आपका बराबर हमेशा रहेगा एक्स नॉट के। बेशक प्रोजेक्शन में तब फ़र्क आ रहा है, मगर आपके पास एक्स आर जो है वो हमेशा एक्स नॉट ही रहता है। एक्स नॉट हो गया, तो आप एक्स नॉट कॉस थीटा, बल्कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, एक्स नॉट, एक्स को पहले लिख लो, एक्स को लिख लिया, फिर एक्स नॉट को कॉस थीटा के साथ लिख दिया। अभी मैंने बताया था थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी। वजह भी बता दी थी कि थीटा बराबर है आपके पास ओमेगा टी।
तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। अब वैसे ही हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं था ई कैट एम डी कैट के लिए, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि ये समझ नहीं आती। सही है। तो अब आप अगर यहाँ पर मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो तो जस्ट आप क्या रखो, एक्स नॉट की वैल्यू जो कि आपको पता होगी कि कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ओमेगा टी ये भी आपको गिवन कर दिया जाता है, टाइम आप यहाँ से निकाल सकते हो, और ओमेगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी है, आपको दे दी जाती है, और फिर आपका आ जाएगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स। सही है। अच्छा चलो ये तो हो गया। हम कर क्या रहे हैं, वी एनालाइज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मुझे लग रहा है थोड़ी सी बातें ना बोरिंग हो रही हैं और समझ नहीं आ रही है, समझा देता हूँ फिर से। हमने क्या किया, हमने एनालाइज किया किसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, और वो कहाँ पर हो रहा है, सर्कल में हो रहा है। कर कौन रहा है, ये जो बॉडी है ये कर रही है मोशन, ठीक है, ये जो बॉडी है ये कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, इसकी प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ये बात याद रखना, इसे मत मिलाना। अच्छा अब इधर आ जाओ, वेलोसिटी देख लेते हैं। अब डेरिवेटिव आपको नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, शायद इंटर में आगे आप पढ़ चुके हो, मगर डेरिवेटिव क्या होता है, इस चीज़ को अगर आप डेरिवेटिव करोगे ना, इस चीज़ को डेरिवेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास v। क्यों, टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहे हो, तो क्या होता है v x अपॉन टी क्या हो गया v, और v नॉट। कॉस का डेरिवेटिव आपके पास होता है साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये चीज़ आपको अभी तक शायद ना पढ़ाई नहीं गई है, इसलिए मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई जाएगी ना आगे तो फिर आपको बात खुद ही समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी के लिए। वेव इक्वेशन आ गई आपके पास। यहाँ पर जो वेव इक्वेशन है एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये वेव इक्वेशन हो गई है वेलोसिटी के लिए। अब देखो वेलोसिटी में भी सेम काम हो रहा है, मगर जो मैंने पीछे बात बताई थी ना उसको याद करो कि जब आप यहाँ पर होगे ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, हमेशा याद रखना इस सिचुएशन में वेलोसिटी आपके पास ना ज़ीरो होती है। क्यों, क्योंकि देखो आप जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गए ना तो वहाँ पर आप जाके थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो, बिल्कुल मामूली से टाइम के लिए, लेकिन रुकते हो। क्यों, क्योंकि आप मज़ीद आगे नहीं जा रहे, उस तरफ नहीं जा रहे, यहाँ पर रुक गए। यहाँ पे रुकने के बाद आप वापस पीछे की तरफ जाओगे। सुनो मेरी बात सुनो, होता क्या है, जब आप हवा में बॉल उछालते हो ना, आप देखते हो जब बॉल हवा में मैक्सिमम हाइट पर चली जाती है ना तो थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल मामूली से टाइम के लिए वहाँ रुक जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जब वो पहुँची तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो, और जो आपने फोर्स अप्लाई करी थी वो बराबर हो जाती है, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। लेकिन आपकी फोर्स वीक होती है तो अब बॉडी नीचे आना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी आपके पास, यानी जब आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुके होगे, ऐसे बना लो, स्ट्रेट लाइन बना लो, जब आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। अच्छा अब यहाँ पर y एक्सिस पे वेलोसिटी और x एक्सिस पे टाइम। अब टाइम उतना ही रखना है जितना पहले रखा था। ये हो गया आपके पास t/4, थोड़ा सा नीचे ले जाता है वरना मसला करेगा, t/4 और t/2 और 3 4 t, और यहाँ तो जस्ट t होगा। सही। अब जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब देखो कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है, अब बात समझ आना शुरू हो गई है। जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो मेरे ऑब्जेक्ट के यहाँ पर होने की वजह से वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, यानी वेलोसिटी यहाँ ज़ीरो है। देखो यहाँ पर टाइम भी ज़ीरो है, वेलोसिटी भी ज़ीरो है। अब जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, याद रखना हमेशा। तो वेलोसिटी हो गई मेरे पास मैक्सिमम, यानी यहाँ पर आ गई। सही है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, वैसे तो v रखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे v नॉट कर लो ऐसे। सही। यहाँ पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से आगे जा रहे हो। देखो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आए, यहाँ तो रुक गए, लेकिन जब यहाँ पर आते हो तो यहाँ के रुकते नहीं हो, यहाँ तो मज़ीद आगे निकल जाते हो, तो इसलिए यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम आती है मीन पोजीशन पर। जब आप दोबारा नेगेटिव वाले डिस्प्लेसमेंट में पहुँचे तो नेगेटिव वाले डिस्प्लेसमेंट में दोबारा ये ज़ीरो हो गई। चाहे आप चाहे आप एक्सट्रीम पोजीशन पर पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो ये हो गई, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब आप
क्या हुआ, अब आप जो है वो दोबारा मीन पोजीशन पर आए, दोबारा यहाँ हो गए ना, देखो पहले यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे, पहले यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर आ गए, अब दोबारा यहाँ पर आ गए इसी पॉइंट पर, यहाँ से शुरू किया था चलना, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, अब दोबारा यहीं पर आ गए। तो अब दोबारा आपके पास क्या होगा, नेगेटिव में ज़ीरो होगी, ठीक है। अब जब मीन पोजीशन पर आ गए ना, तो अब आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव में मैक्सिमम होगी। दोबारा मीन पोजीशन पर आए हो ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव में मैक्सिमम पर होगी। अब आप दोबारा इधर ही आ गए एक्सट्रीम पोजीशन पर, जहाँ से चले थे वहीं आ गए, तो ज़ीरो हो गई। अब पॉइंट्स को मिला दो, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मिनिमम है। मैंने लॉजिक भी बता दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया और करके भी दिखा दिया, इसको भूलना मत। सही है, अब आ जाओ एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन का काम थोड़ा सा उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ चुके हो कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ, मतलब माइनस डिस्प्लेसमेंट के। इसको यहीं से देखते हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना कि आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, बॉडी आपकी घूम रही है सर्कल में, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। वो जो है ना आपके पास डायमीटर पे घूम रही है। यहाँ से इधर आ रहे हो, इधर आ रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ठीक है। अब आओ इसी चीज़ को ना एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं। जब आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो, यानी यहाँ पर हो, अभी आप अभी कहाँ हो, इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर हो, डिस्प्लेसमेंट तो आपका मैक्सिमम है, मगर आप एक बात पढ़ चुके हो, एक्सेलरेशन उस वक्त होगी तो पर नेगेटिव में होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा ना, और वजह भी बता चुका हूँ पीछे। तो ज़रा इसमें भी टाइम बना लो, T/2 4 आएगा 2। मैं 25 का डिफरेंस रख रहा हूँ, यानी 25 ऐड करूँगा तो 25 में 25 ऐड करूँगा तो कितना होगा 50 में 25 ऐड करूँगा तो कितना होगा 75। 4/3 को डिवाइड करा लेना, 3/4 को डिवाइड करा लेना, 75 आ जाएगा। 75 में दोबारा 25 ऐड करूँगा तो 100, ठीक है। या 0.25 0.5 0.75 1। अच्छा, अब एक्स एक्सिस पे टाइम है, अगेन वही है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है। देखो एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी मगर नेगेटिव में। तो यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं ए नॉट माइनस में। तो अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप यहाँ पर हो, इस पॉइंट पर हो। देखो पॉइंट को मैंने डार्क कर दिया। जब आप यहाँ पर थे, यानी यहाँ पर आ गए आप, तो उस वक्त नेगेटिव में एक्सेलरेशन आ रही है, वजह बता दी। अब आप इधर आ गए, इधर आ गए। जब आप इधर आए तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो गई, है ना, क्योंकि नेगेटिव में होगी, मगर जब दोनों ज़ीरो हो गए तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव ज़ीरो ही आना। अच्छा, अब आप इधर आ गए, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो गई, मगर अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई है, मैंने पीछे लिखवाया था ना -ax, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन एक के साथ लगाना है, दोनों के साथ नहीं। दोनों के साथ लगाओगे तो ये चीज़ सेटिस्फाई तो नहीं होनी, ठीक है। तो अब आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हो गई जब आप नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट कवर कर गए। फिर आप दोबारा मीन पोजीशन पर आओगे। अच्छा, अब मैंने ज़रा लाइन बना दी, पॉइंट बनाना है, तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट आएगा अगला। अब आप दोबारा कहाँ पर चले गए, A0 पर, तो आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये चौथा पॉइंट ये रहा। तो मिला लो इन पॉइंट्स को आपस में। बस यहीं पे टीचर की मेहनत होती है और यहीं से आपको समझ में आना होता है। इस तरह बनेगा ये पहाड़ बनेगा, ये पहाड़ करके कुछ। अगर ये चीज़ समझ में आ गई, देखो जब आपके पास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव में मैक्सिमम है, जब आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव में मैक्सिमम है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में मैक्सिमम है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव में मैक्सिमम है, तो ये बात समझानी थी। और उस टाइम पे वेलोसिटी ज़ीरो चल रही है, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के भी ग्राफ बनाया जाता है, वो आप बना लेना।
ये चीज़ मैंने आपको असल समझानी थी। आई होप ये अच्छा समझ में आ गया हो। वर्डिंग वही लिखी हुई है जो मैंने बताई हैं बातें, बस इसको देख लेना। अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अब समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो मैं पहले ही इसे आपको समझा चुका हूँ, मगर बुक की तरतीब ऐसे जो चीज़ पहले होनी चाहिए थी वो बाद में आ गई, तो कोई मसला नहीं है। आप पहले जो ग्राफ समझे ना, ये वही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपके पास है ना, जो आपके पास बॉडी है जो कि सर्कमफेरेंस में मूव कर रही है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, लेकिन सर्कमफेरेंस पर। अगर उसकी प्रोजेक्शन देखें डायमीटर पर, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो टॉपिक का पूरा नाम वैसे यहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए था, मैं टॉपिक का पूरा नाम बता देता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड SHM। ये थोड़ा नाम इजाफा कर लो, SHM। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में SHM कहाँ हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ हो रहा है, ये आपने बताना है। देखो सबसे पहले तो मैं सर्कल को पूरा कर लेता हूँ, थोड़ा सा सही, इसको सही सर्कल बना लेते हैं ताकि फिर हमें समझने में भी आसानी रहे। आपने इस टॉपिक में ये बताना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ हो रहा है, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। बस यहाँ पर कुछ और क्वांटिटीज़ को मैं इजाफा में बताऊँगा। देखो ये आपका हो गया ओरिजिन, ये हो गया आपका डायमीटर, ये हो गया आपका दूसरा डायमीटर। दो डायमीटर बन सकते हैं ना, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस से, सही है। अब ज़रा देखो बात सुनो, यहाँ पर ये बॉडी जो है ना, मतलब समझो कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपके पास बॉडी है ना, ये बॉडी क्या कर रही है, सर्कमफेरेंस पर आपके पास जो है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसके पास जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ये याद रखना, सही है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट इस डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। कैसे? आप ऊपर से एक लाइट मारो, जब आप देखोगे ये सर्कल में घूमेगा, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन डायमीटर पर होगी। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास x0 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास r ही होगा, सही। अब आप इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर आपको कैलकुलेशन करनी है। अब देखो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है, मुझे ये बताओ। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन आपके पास a है, मगर आप देखो आपका जो a है वो 2 डायमेंशन में है। ये इसकी y डायमेंशन भी मौजूद है, इसकी x डायमेंशन भी मौजूद है। अगर मैं x डायमेंशन को ऐसे बना दूँ, तो ये हो गई एक्सेलरेशन की x डायमेंशन और ये हो गई एक्सेलरेशन की y डायमेंशन। तो अब इसी को कैलकुलेट आपने करना है। अब इसकी कैलकुलेशन हमने करी थी जो है वो जब हमने इसको टॉपिक पूरा पढ़ा था, लेकिन यहाँ मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, टेंशन नहीं लेना। तो ये आ गया आपका थीटा। तो थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, वो ये होगा। मैं कैलकुलेशन नहीं, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, डेरिवेशन नहीं है, इसीलिए ये फॉर्मूला आएगा ax इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और मुझे याद है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी पढ़ने वाले हो वैसे माशाल्लाह से, तो आपको पता है ये फार्मूला कैसे आया है। मैं ड्राइव नहीं करा सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास एक क्वांटिटी आ गई, a इज इक्वल टू माइनस एक्स, मगर देखो वो ax भी लिखा हुआ है, यानी जो इस ऑब्जेक्ट की x डायरेक्शन में या जो इसका x कंपोनेंट है, देखो ये 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है ना, क्योंकि सर्कल में कोई चीज़ घूमती है तो उसकी 2 डायमेंशन की मोशन होती है, x में भी और y में भी। देखो ये यहाँ पर है तो x में भी, y में भी कोई डिस्टेंस कवर किया हुआ है और x में भी। देखो यहाँ पर है तो x में भी कोई डिस्टेंस कवर है और y में भी कवर है। तो एक बात ज़रा समझ के रखना कि जो आपके पास x कंपोनेंट है ना ऑब्जेक्ट का, और उसकी जो एक्सेलरेशन है, वो ही एक्सेलरेशन आपके पास इस डायमीटर पे घूमने वाले शेडो की है। बात समझ आई? नहीं आई ना? चलो कॉन्सेप्ट का फील लो। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेलरेशन को 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया, क्योंकि मैंने देखा इस पॉइंट पे मेरे पास 2 कंपोनेंट बन रहे हैं, एक y कंपोनेंट और x कंपोनेंट। फिर मैंने ये जो प्रोजेक्शन थी ना, इस प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन निकाली, और जो मेरे पास x कंपोनेंट की एक्सेलरेशन आ रही है ना सर्कल में घूमने वाली बॉडी की, उसकी एक्सेलरेशन निकाली। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि जो एक्सेलरेशन इस प्रोजेक्शन की आ रही है, वही एक्सेलरेशन मेरे पास x कंपोनेंट की आ रही है जो कि सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है। बस ये वाला भी याद रखना, ठीक है।
तो इससे मुझे पता चल गया कि जो मेरे पास एक्स कंपोनेंट है ना और जो प्रोजेक्शन है वो उसकी एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। तो एक्स ए एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। अच्छा, अब आ जाओ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पर ना इसकी बात हो रही है, इस चीज़ को पढ़ लो, लीनियर वेलोसिटी। अब ये कहाँ से आ रही है ज़रा मैं बताता हूँ। इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बनानी है। ज़रा मुझे बताओ, जब आपके पास कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है? बेशक आप पढ़ चुके हो, ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। हमेशा टेंजेंट होती है सर्कल के, आप ये बात जानते हो। अगर टेंजेंट होती है तो देखो, अगर टेंजेंट होती है तो इसका ये कुछ y कंपोनेंट आ गया, इसका कुछ ये x कंपोनेंट आ गया। जब इसको रख कर कैलकुलेट करोगे, सॉरी x कंपोनेंट यहाँ नहीं बनेगा, x कंपोनेंट यहाँ बनेगा। ये आ गया इसका vy कंपोनेंट और ये हो गया इसका vx कंपोनेंट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, डेरिवेशन इसकी करोगे, तो आपके पास ना ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आएगा। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला है? द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। यानी ये जो आपके पास पार्टिकल है ना p या बॉडी p, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है ना, वो इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। और ये सरकमफेरेंस पे चल रहा है, बाकी x और x0 की वैल्यू मिल जाती है तो वो, और ओमेगा की भी मिल जाती है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब ज़रा हम रिलेशन देख लेते हैं लीनियर क्वांटिटीज़ का और एंगुलर क्वांटिटीज़ का सिंपल हार्मोनिक मोशन में। यानी अगर कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है ना, तो उसके बाद लीनियर क्वांटिटीज़ भी होती है और सर्कुलर क्वांटिटीज़ भी होती है। सर्कुलर क्वांटिटीज़ कौन सी हो गई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, और आपके पास यही चीज़ें होती है ना। और आपके पास हो गई आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। लीनियर क्वांटिटीज़ क्या क्या होंगी? आपके पास फोर्स, या फिर आपकी एक्सेलरेशन, या आपकी वेलोसिटी। अच्छा, अब ये चीज़ आपको मिल जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। अब ये आई कैसे, ये समझ नहीं आ रहा ना, ज़रा मैं बताता हूँ कैसे आई है। F इज इक्वल टू माइनस एक्स या के एक्स पढ़ा था जी, पढ़ा था। न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने बोला था कि आप अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। हाँ, ये बात भी भूली होगी, लेकिन वैसे उसने फोर्स के लिए क्या बोला था? फोर्स के लिए बोला था एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यही बोला था। फोर्स एम ए के बराबर है, ए किसके बराबर है? माइनस के एक्स अपॉन एम। ऐसे कर लो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जस्ट इसके नीचे लिखो। क्या फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा हुआ था कि ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही था। ये चीज़ आ गई, ए किसके बराबर है? माइनस के एक्स एम। तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए। समझ में आई ना बात? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अच्छा, एक्स से एक्स कैंसिल, स्क्वायर, और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ओमेगा किसके बराबर आएगा? के अपॉन एम। बात समझ में आई कैसे के अपॉन एम आ रहा है? तो ये इसका रिलेशन था। देखो लिखा हुआ है, सिंस एन ऑक्सीलेशन अटैच ऑक्सीलेशन मास अटैच बाय एन इलास्टिक स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, एंड ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो आपको ये एक्सेलरेशन मिलेगी। फिर इस एक्सेलरेशन में आप अपने कॉन्सेप्ट लगाकर, पीछे के फॉर्मूले लगाकर आप एंगुलर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, जो कि है होल रेडिकल के अपॉन एम। चलो, ये समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। इसको मैंने थोड़ा सा तेज़ चलाया है क्योंकि अभी आगे हमारे पास थोड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चीज़ें बाकी हैं, तो मुझे उसे भी कराना है। चलो उसे कराता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम पढ़ लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, कि ये टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले तो देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इस स्प्रिंग मास और इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स पोजीशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इज चेंज कंटिन्यूसली। देखो, ये मैंने डायरेक्ट इसलिए पढ़ दिया ताकि आपको समझाने में आसानी रहे कि जब भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें स्प्रिंग मास सिस्टम में, या सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसमें क्या हो रहा होता है? उसमें जो है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो रही होती है। अब इधर आओ, ज़रा समझो बात क्या है। ये आपने पढ़ा इससे पहले, ठीक है। ये क्यों आ रहा था?
क्योंकि आपके पास यहाँ मीन पोजीशन थी, ठीक है, यहाँ पर आपके पास मीन पोजीशन थी, यहाँ पर एक्सट्रीम और यहाँ पर नेगेटिव एक्सट्रीम। तो इन दोनों में हो क्या रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, आपके पास जो है वो चेंज हो रही है यहाँ पर वेलोसिटी। तो इसी वजह से अब आप जो है वो कुछ टर्म्स को मज़ीद पढ़ रहे हो ताकि इन्हें अच्छी तरह से डिफ़ाइन करा जा सके। सबसे पहले पीरियड देख लो क्या होता है भाई। पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए ना वो पीरियड है। अब ज़रा यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, जितना टाइम लगा उसी को पीरियड कहेंगे। अब ये एक साइकिल है, कैसे पता चल रहा है, इसमें क्रस्ट मौजूद है, ट्रफ मौजूद है, इस तरह से पता चल रहा है। या वेवलेंथ आ रही है, इसमें वेवलेंथ कहाँ से शुरू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट द एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ, वेवलेंथ। तो एक साइकिल आप मुख्तलिफ तरीके से पहचान रहे होते हो कि उसमें जो है वो एक लूप ऊपर आ रहा होता है, एक लूप नीचे आ रहा होता है, इससे भी पहचान लेते हो, ठीक है। तो इतनी ऐसे वेव को बनने में, इतना वेव को बनने में जो टाइम लग रहा है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, वो आपके पास टाइम पीरियड है। वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, 2π डिवाइडेड बाय k/m। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितने साइकिल आ रहे हैं, इस चीज़ को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखो यहाँ भी साइकिल आ रहा है, जो जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूं मोशन कर रहा है तो यहाँ पर साइकिल आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर साइकिल आ रहे हैं। अब कितने साइकिल हो गई है, ये 2 साइकिल हो गए। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेवलेंथ हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेवलेंथ हो गई, तो एक सेकंड में 2 साइकिल आए, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हर्ट्ज़। सही, तो ये समझ में आया। इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल, ऑक्सीलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कितनी साइकिल्स मिली, कितनी वेव्स मिली। देखो यहाँ पर मुझे एक वेव मिली, यहाँ पर मुझे दूसरी वेव मिली, तो यानी 2 वेव मिली एक सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ हो गई, और यूनिट इसका हर्ट्ज़ होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इसका रेशो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। और ये चीज़ हम पीछे भी पढ़ चुके हैं सर्कल बना के, तो वहाँ भी आपको ये बात याद होगी। फेस, फेस आपके पास क्या होती है, आपके पास एक वेव है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वेव है, यहाँ पर है ये आप। अब फेस ये होता है कि भाई आपके पास वेव में कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन, ये फेस है। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन को मैं चाह रहा हूँ कैलकुलेट करना, तो ये आपके पास फेस होगा। देखो ये लिखा हुआ है, द टर्म फेस बिलोंग टू द स्पेसिफिक पॉइंट, ये पॉइंट ही है ना, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ इन द साइकिल ऑफ द पीरियोडिक मोशन और वेव। तो फेस आपके पास कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट या पोजीशन आपके पास जो है वो फेस होती है, ठीक है। तो अब इसकी फेस क्या है, ये पॉइंट इसका फेस है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप आगे के कुछ टॉपिक करते हैं, थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको समझ भी आए। तो स्टूडेंट अब जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मास अटैच विथ स्प्रिंग वर्टिकली, यानी अब मास स्प्रिंग के साथ अटैच तो हुआ होगा मगर हॉरिजॉन्टली नहीं रखा हुआ होगा, वर्टिकली होगा, मतलब इस तरह से होगा। पहले तो वो ज़मीन पे रखा हुआ था ना, मगर अब वो वर्टिकली है, सही है। तो देखो इसका टॉपिक का नाम क्या है, मास इन SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मास स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकली हैंग। तो जब आपके पास सिस्टम वर्टिकली हैंग है ना, तो भी इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब देखो कैसे, फॉर एग्जांपल इस इफेक्ट को तो मैं बताता हूँ, पहले इस इफेक्ट को समझ लो। आपके पास बॉडी जो है वो यहाँ पर है, ये मेन पोजीशन है। अब जब आप इसे नीचे की तरफ खींचोगे तो ये आएगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, स्प्रिंग होने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स इसे ऊपर लेके जाएगी, बॉडी यहाँ तक आएगी, फिर दोबारा यहाँ तक आएगी। इसी तरह यूं मोशन चलता रहेगा और आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता रहेगा। फिर आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो और दूसरी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो यहाँ कर सकते हो। मगर एक मसला है, मसला वो ये है कि पीछे जो है ना, आप मास को जहाँ भी रखते थे हॉरिजॉन्टल में, आप मास जहाँ भी रखते थे वो वहीं पर होता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप मास को यूं रख रहे हो ना, लेकिन जैसे ही आप हाथ हटाओगे तो आप देखोगे कि ग्रेविटी की वजह से आपका, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मास थोड़ा नीचे आ गया है। तो अब वो जो ग्रेविटेशनल का इफेक्ट है ना, वो भी आपने यहाँ देखना होगा। यानी वर्टिकल सिस्टम पर ग्रेविटी लग रही होती है, हॉरिजॉन्टल पे हम नहीं लग रही होती। अगर लग भी रही होती है ना, तो होता क्या है कि वो एक सरफेस पे रखा हुआ होता है,
तो नॉर्मल और ग्रेविटी यानी वेट बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, मगर यहाँ नहीं हो पाता। सही, तो इसे पढ़ लेते हैं। ऑक्सिलेटिंग मास ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑल्सो एग्जिबिट यानी शो करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। द मेन डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में फ़र्क क्या है? वो फ़र्क है आपके पास पोजीशन का, इक्विलिब्रियम पोजीशन का या ग्रेविटी का। सही है, ग्रेविटी का वर्ड इसमें लिखा हुआ होगा, यहाँ लिख लो ग्रेविटी। सही, तो ये आप समझ गए। अब जब इसकी डेरिवेशन करोगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा, ये इक्वेशन निकल कर आएगी, इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना ये KD जो है ना mg के बराबर होता है। तो मैंने क्या पुट कर दिया, mg माइनस KY माइनस mg से mg कैंसिल हो गया, माइनस प्लस, तो माइनस KY। तो पीछे जो फॉर्मूला था वो क्या था, F इज इक्वल टू माइनस KX। यहाँ क्या फॉर्मूला आया, F इज इक्वल टू माइनस KY। तो ये y जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है। बाकी जो मैंने था इफेक्ट आपको बता दिया। बस यहाँ पर आपने इन चीज़ों को याद रखना है, वो आपसे डेरिवेशन नहीं कराएंगे पेपर में, तो इसलिए हमें डेरिवेशन के एक्सपेक्ट से नहीं देखना। लेकिन अगर फिर भी डेरिवेशन के एक्सपेक्ट से देखने का दिल कर रहा हो तो ये लिखना टॉपिक, मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग वर्टिकली एमी इंग्लिश सेंटर। मैंने डेरिवेशन कराई रही है इसकी। अब आओ सिंपल पेंडुलम पे। देखो सिंपल पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है कि जो कि आपके पास क्या कर रहा होता है, 2 and 4th मोशन कर रहा होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा होता है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। तो यहाँ लिख लो, ये भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। जब डेरिवेशन करते हो ना तो वहाँ ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। अब होता क्या है, ज़रा इस चीज़ को समझो। ये मीन पोजीशन है जिसे हम O कह रहे हैं, आप खींच कर एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आओ, आप घर में भी इसे बना सकते हो। जैसे ही आप रिलीज़ करोगे ना, देखो ये मीन पोजीशन थी, ये एक्सट्रीम A पोजीशन, जैसे ही रिलीज़ करोगे तो आप देखोगे वो जो आपका मास लगा हुआ है ना, जिसे आप बॉब कह रहे होते हो, तो वो यूं परफॉर्म करेगा, यूं हिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, चीज़ आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है, एक ही जगह पे घूम रही है। तो यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पर वेट निकाल लेते हैं mg, उसके बाद फिर कॉम्पोनेंट बना लेते हैं उसके। तो सामने वाला कॉम्पोनेंट mg साइन थीटा परपेंडिकुलर होता है और mg कॉस थीटा। फिर डेरिवेशन जब हम करते हैं तो ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है। अब आप लोगों का काम ये है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा। सही है, ये मैंने टाइम पीरियड का तो बता दिया, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी का बता दो। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसे याद रखना। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी मास फिक्स हो गया आपके पास, बाय अ लेस इनएक्सटेंसिबल यानी स्ट्रिंग खींच नहीं सकता, यानी स्प्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग है। देखो ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये आपके पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब है ये खींचेगा नहीं, अब जैसा बना हुआ वैसे ही है, ठीक है। तो आई होप। और हाँ, रॉप के अंदर मतलब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी आपके पास, जो अपवर्ड होगी, और वेट जो है वो डाउनवर्ड होगा, और वेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है mg cos थीटा वो टेंशन को कैंसिल करेगा। डेरिवेशन में इस चीज़ को पढ़ा था हमने। चलो अब आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अब जो ये टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, इनको ना छोड़िएगा, क्योंकि आप पास पेपर उठा के देखें, इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। तो मैं भी इनको ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखें, जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, वहाँ पर हमारे पास एनर्जी होती है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लें ताकि फील आ जाए, फिर किताबी बातों को पढ़ लेंगे। सही है। समझो आपके पास एक स्प्रिंग सिस्टम है, मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। अब आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम है, आपको पता है ये मीन पोजीशन पर है, फिर ये ये मीन पोजीशन पर है यहाँ पर, या इक्विलिब्रियम, और ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ई लिख रहा हूँ, ये मीन पोजीशन लिख रहा हूँ, और ये नेगेटिव में एक्सट्रीम पोजीशन। अब होता क्या है, देखो जब वो यहाँ पर आता है ना तो एक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, और जब वो यहाँ पर मीन पोजीशन पर होता है तो एक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने पढ़ा था क्या ज़ीरो था, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो थी, याद है ना, पीछे हमने पढ़ा था। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सीधी सीधी बात देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ mv²। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो होनी है।
यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, सही है। मगर अब कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी? एम्पलीट्यूड इधर मैक्सिमम होता है। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी, देखो मैंने यहाँ वैसे पोटेंशियल एनर्जी PE लिखा हुआ है, लेकिन बुक्स में ना आपको यू लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, और उसकी रीज़न भी आपको पता है कि वेलोसिटी ज़ीरो है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है यानी एम्पलीट्यूड। अब जब मीन पोजीशन पर आते हो ना तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। x की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। जब x की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब है कि ये भी ज़ीरो होगी आपके पास। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कब होगी? मीन पोजीशन पे। और मैक्सिमम कब होगी? आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़ीरो है तो यहाँ पर फिर मैक्सिमम क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। कैसे? कि यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है हमारे पास मीन पोजीशन पर, तो इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर। चलो अब इसको लिख भी लिया होगा आपने, अब इसको फॉर्मूले से भी देखो प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला है आपके पास वेव के लिए ना, काइनेटिक एनर्जी का। अब अगर ये x जो है वो x नॉट हो जाए, ज़ीरो नहीं पुट करना, x की वैल्यू x नॉट के बराबर हो गई, कहाँ पर? यहाँ पर होगी ना, x की वैल्यू x नॉट के बराबर यहाँ पर होगी, यहाँ पर x नॉट बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर x नॉट पुट कर दूँ, वैसे तो वो सिर्फ x है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे x नॉट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1, इससे ये कैंसिल हो के 1, -1 इक्वल टू 0। तो जब ये चीज़ ज़ीरो हो गई तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो गई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो आ गई, कहाँ पर? आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये बात लिखी हुई भी है। अच्छा, अब मैक्सिमम कब होगी? जब ये वैल्यू सिर्फ x हो, तो अब मैक्सिमम होगी। बाकी मैंने नीचे भी बता दिया। अब देखो इसी चीज़ को पढ़ लेते हैं। अच्छा, टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। कंसीडर अ स्प्रिंग मास सिस्टम व्हेन द मास पुल्ड टूवर्ड्स राइट। स्प्रिंग मास सिस्टम में मास को आप राइट की तरफ ले गए एंड रिलीज, और वहाँ से रिलीज़ किया, तो जब यहाँ पर आप थे तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम। हो गई बात। अब हम यहाँ पर आ गए मीन पोजीशन पर। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो क्यों? x की वैल्यू ज़ीरो है, उससे भी बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट से भी समझ आ रहा है। एक बात याद रखना, टोटल एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है? टोटल एनर्जी आपके पास 2 आ रही है, ये लिख लो एक समझने के लिए, 2 जूल, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? एक्सट्रीम पोजीशन पर 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 2। दोनों का सम किया 0 + 2, टोटल एनर्जी 2। मीन पोजीशन पर मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2। पोटेंशियल एनर्जी है 0, दोनों का सम किया 2। लेकिन अगर यहाँ पर पॉइंट आ जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान में आ जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान में पार्शियल आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और पार्शियल पोटेंशियल, मिड में, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। लेकिन अगर मिड पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट आ जाए तो दोनों 50-50 तो नहीं होगी मिड पॉइंट के अलावा, लेकिन कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ परसेंट पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों मिलकर फिर भी 2 बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल मिड पॉइंट पर आ जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास यहाँ 1 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 1 है, दोनों को ऐड करोगे फिर आ जाएगा 2। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा माजरत खाऊँ कि काफ़ी छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, लेकिन आप जूम करोगे ना तो नज़र आ भी जाएगा, सही है। तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। टोटल एनर्जी हमेशा सेम मिलेगी, वो मैंने बता दिया। फोर्स ऑक्सीलेशन क्या होती है? पहले डैम्पिंग समझो फिर फोर्स ऑक्सीलेशन समझना। ये उल्टा है, इन्होंने पहले फोर्स ऑक्सीलेशन लिख दिया बाद में डैम्पिंग लिखा। डैम्पिंग क्या होती है? देखो भाई, मेरे पास एक पेंडुलम था, उसको मैंने हिलाया
वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। बात समझ आ रही है? अब मेरे पास ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, फ्रिक्शन ज़ीरो है, तो ये ज़िंदगी भर टू एंड फोर बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ मोशन करता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर फ्रिक्शन आ गई तो फिर क्या होगा? डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। डैम्पिंग यानी आपका जो मोशन है ना, यानी जो ऑक्सीलेशन है वो कम होती जा रही है, यानी आपकी जो एम्पलीट्यूड है ना, बेसिकली इसमें एम्पलीट्यूड कम हो रहा होता है। कैसे? ज़रा देखो, जब आपने मोशन स्टार्ट किया आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला, लेकिन अब डैम्पिंग हो रही है, यानी कोई फोर्स है जो आपके मोशन को रोक रही है। तो फिर क्या होगा? आपके पास आगे जाने के बाद ये आपके पास एम्पलीट्यूड 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 कम होता रहेगा। एक वक्त आएगा कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, एक वक्त आएगा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यही डैम्पिंग है। डैम्पिंग का मतलब क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन होने की वजह से ये जो मोशन हो रहा था ना, ये रुक रहा है, ये कम हो रहा है। तो इस वजह से ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, अगर टाइम के रिस्पेक्ट से देखो और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट से देखोगे तो सही। तो ये इट इज़ अ डैम्पिंग। तो इंग्लिश में भी पढ़ लो। डैम्पिंग इज इफेक्ट दैट रिड्यूस द एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है ना, पहले मैक्सिमम था फिर कम होता गया और फिर मोशन बिल्कुल रुक जाएगी, ये रेस्ट में आ जाएगा। इन अ सिस्टम ओवर टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से होगा ये, यानी टाइम के साथ साथ कम होता रहेगा। ड्यू टू, और ये होगा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होगी, एयर रेजिस्टेंस होगी और एनर्जी डेसिपेशन होगी, जिसकी वजह से ये हो रहा होगा। अब आप चाहते हो इस डैम्पिंग को ख़त्म करना, बेशक फ्रिक्शन लगती रहे मगर ये डैम्पिंग ख़त्म हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप बाहर से फोर्स अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल एक बच्चा ने झूला झूल रहा है, झूला होता है ना वो पार्कों में लगा हुआ होता है, इधर बना देता हूँ थोड़ा इस तरह से आपने देखा होगा इस झूले को। वैसे तो ये होता बच्चों के लिए, लेकिन मैंने अक्सर बड़ों को ही झूलते हुए देखा है इस पर। बच्चों के लिए ये ख़तरनाक झूला है भाई। इस तरह से झूला होता है ना, अक्सर पेरेंट्स बच्चों को झुला रहे होते हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं पेरेंट्स, ऐसा तो नहीं है एक बार चला दिया फिर वो झूला चलता ही रहेगा। अगर ऐसे चलता रहेगा तो बच्चे को तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बच्चे का तो मतलब सर दर्द कर जाएगा ना अगर वो झूला चलता ही रहेगा। लेकिन आप देखते हो वो धक्का देते हैं, झूला आगे जाता है। अगर वो धक्का देना बंद कर दे तो रुकना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, डैम्पिंग हो रही है, तो वो झूला रुक रहा है। झूला भी तो 2 and 4 मोशन कर रहा है ना। अब पेरेंट्स चाहते हैं कि यार इस बच्चे को थोड़ा सा और झूला तो मिलना चाहिए, तो पेरेंट्स पीछे से क्या करते हैं? झूले को धक्का देते रहते हैं। तो वो जो झूले को वो धक्का दे रहे हैं ना, जिससे मोशन होती रह रही है, वही आपके पास है फोर्स्ड ऑक्सीलेशन, जिससे आपकी डैम्पिंग का इफेक्ट कम हो जाता है और आपका जो झूला है वो चलता रहता है। समझ में आई बात? देखो लिखा हुआ है फोर्स ऑक्सीलेशन अकर। ये फोर्स ऑक्सीलेशन कब होती है? व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जब आप बाहर से फोर्स लगाते हो, किस पर? झूले पर या स्प्रिंग मास सिस्टम पर, हर उस चीज़ पर जो कि ऑक्सीलेशन करती है। दिस फोर्स कॉज द सिस्टम, ये फोर्स क्या करती है? टू ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट कराती है, यानी ऑक्सीलेशन को बरकरार रखती है एट एन फ्रीक्वेंसी। और किस फ्रीक्वेंसी पे? उसी फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी पे चीज़ शुरू हुई थी। फॉर एग्जाम्पल डैम्पिंग तो हो रही है, मगर अब मैं फोर्स ऑक्सीलेशन कर देता हूँ, इसको बना लेना, सही है। फोर्स ऑक्सीलेशन करता हूँ तो वापस मुझे इसी तरह का वो मिलेगा ग्राफ। क्यों? क्योंकि जो डैम्पिंग की वजह से फोर्स कम हो रही है, मैं बाहर से फोर्स लगाकर, फोर्स ऑक्सीलेशन लगाकर उसको बरकरार रख रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा काम हो रहा है। बात समझ आ गई? तो बस यही चीज़ जो है आपने समझनी थी, फोर्स ऑक्सीलेशन में और डैम्पिंग में। आपका जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। इसको उतार लेना अपने पास ताकि ये सेफ़ हो जाए। मेहनत करें, ठीक है, पढ़ें, ताकि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकें। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना। हमने भी मेहनत करी है और आपने भी करनी होगी। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, टाइम तो मैं चलो नहीं बता रहा कितनी देर से मैं खड़ा हुआ हूँ। एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो, वीडियो चल रही है, जितनी देर वीडियो हो गई उतना तो मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम, उससे डबल टिपल टाइम मैं यहाँ पे लिख रहा था, दूसरी चीज़ें देख रहा था कंटिन्यूसली। तो कोशिश करो आप लोग पढ़ो, ये जो हमारी मेहनत है आपके पढ़ने से वसूल हो जाएगी, ठीक है। कुछ ना समझ में आया हो, कुछ बुरा लगा हो तो भाई बता देना और ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।